अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद अरसान अली शाह। मैं फाउंडर और सीईओ कनेक्टेड पाकिस्तान का। और कनेक्टेड स्टोरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद मुदस्सिर, जो कि सीईओ हैं मॉब स्टूडियो के, जो कि एक गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है, बिल्कुल लाहौर बेस्ड है। उनसे हम जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, आप कैसे गेमिंग इंडस्ट्री की डोमेन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा मुदस्सिर कि मुझे बताएं कि आपने कैसे ये अपना कैरियर स्टार्ट किया और ख़ासतौर पर गेमिंग इंडस्ट्री में ही क्यों आए। सबसे पहले थैंक यू असलाम भाई फॉर हैविंग मी। और गेमिंग इंडस्ट्री में मेरे आने का एक्सपीरियंस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे वालद साहब को जाता है। द अच्छा। रीज़न बीइंग कि वो ने का बहुत ज़्यादा शौक था मोबाइल अपना कंप्यूटर गेम्स का, पीसी गेम्स का, मोबाइल गेम्स का। बैक इन 2005 2006 वो काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते थे। पेंटियम 4 तब जो है ना ये हमारे घर पहले में। वाले दो के जो गेम खेलते थे और इनकरेज किए अपनी औलाद को कि जी गेम बनानी है। बिल्कुल। ओके। तो उनके साथ बैठना देखना। नॉर्मली तो ये होता है गेम शेयर नहीं खेलो, पढ़ाई करो, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे वाले साहब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ पसंद है वो करो। तो उनके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी गेम्स खेलते थे हम, रेड अच्छा। अलर्ट और कमांड कंक्यूर जनरल्स। तो वहाँ से जो है ना मोटिवेशन मिली कि जी काम स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गैप रहा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और ट्राई की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ डीएनए के अंदर थी, तो उसी इंस्टिंक्ट के ऊपर जो है ना हम लोग ने सही। काम किया। सही। तो दैट्स हाउ। एजुकेशन के बारे में बताएं, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया आपने और उसके मेरी बाद। सारी एजुकेशन जो है वो लाहौर बेस्ड ही है। मेरी कॉलेज देन मेरी जो स्कूलिंग थी वो सारी की सारी लाहौर से ही है। और उसके बाद जो है ना जो फर्दर सर्टिफिकेशंस की थी, लेकिन वो गेमिंग से रेलेवेंट नहीं थी। आईटी के अंदर मैंने सर्टिफिकेशंस की थी, वो भी मेरी लाहौर बेस्ड ही है। नेटवर्क इंजीनियरिंग मैंने की थी। देन अच्छा। उसके बाद जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो कन्वर्ट होगी नेटवर्क इंजीनियरिंग से डायरेक्ट गेमिंग का क्या सफ़र था बीच में। सर एक पैशन था जो परस्यू करना था। हम्म। नेटवर्किंग बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कुछ सीखा मैंने उस फील्ड से। बट द थिंग इज के उसमें खुशी नहीं मिली सर। वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना इंटरनल के, ये काम मैंने करना, वो चीज़ वो किक नहीं थी। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, बड़े भाई ने डिस्कस किया। उन्होंने कहा क्या कंपनी शुरू करते हैं गेम्स की। हम्म। तो हमने कहा वाई नॉट, स्टार्ट अच्छा। करते हैं। तो जहाँ पे काम शाम आपने करते क्या थे। अंधा क्या मांगे दो आंखें हैं। बिल्कुल। तो सर हमने कहा कि व्हाई नॉट, शुरू करते हैं अपना काम। तो ट्वेंटी इससे नाइनटीन पहले कोई जॉब शॉप की थी आपने। जॉब्स मैंने की हुई हैं, लेकिन लाइक वो आईटी से रेलेवेंट नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक जॉब्स थी। जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया आईटी को। देन उसके अलावा मैंने कुछ फाइवर अपवर्क पे ट्राई किया था चीज़ों को। और लाइक ज़्यादातर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहा हूँ अपनी ज़िंदगी अच्छा। के अंदर। अच्छा। लेकिन इंटर्नशिप्स की मैंने काफ़ी जगह पर। देन उसके बाद मैं इस जगह पे जो है ना अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने घर पे बैठे भाई ने कहा जी कंपनी शुरू करते हैं, गेमिंग कंपनी शुरू करते हैं, क्या बीच में आपको मुश्किलात पेश आई कंपनीज के रिसोर्सेज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। इनिशियली आपने कैसे बिजनेस विन किया, कहाँ से क्लाइंट्स लिए। सर जो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट लिया था ना वो मैंने फाइवर से लिया था। ओके। लेकिन जो मेरा सबसे पहला क्लाइंट मुझे मिला था वो अपवर्क से मिला था मुझे। ओके। सबसे पहला क्लाइंट मुझे अपवर्क से मिला। देन उसके बाद रिसोर्स हमने ऐसे मैनेज किए कि हम लोगों ने खुद सीखा पहले। क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी थी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं था, कोई फंडिंग्स नहीं थी हमारे पास। हमने जीरो से स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया तो हम लोग सैलरीज कहाँ रिसोर्सेज से हायर देते। नहीं कर हाँ। सकते थे, तो हम लोगों ने खुद सीखा। एंड देन हमने वो चीज़ों को कवर अप किया। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज हायर किया और दूसरी तीसरी चीज़ों को हमने जो है फैसिलिटेट किया था। अभी माशाल्लाह से कितने एम्प्लॉयज़ हैं और। अभी हमारे पास 15 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ 15 है। एम्प्लॉयज़ हैं यस, माशाल्लाह। जो ठीक है। ऑफिस में आप बकाया, इसके अलावा आउटसोर्सिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चलती रहती है, जहाँ पे हम लोगों को काम देते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं साथ। अच्छा मुदस्सर, मुझे बताएं कि गेम डेवलपमेंट के लिए भी डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता होगा, तो आपकी जो कंपनी है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती है और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन सी हैं। हमारी जो कंपनी है वो मेजरली यूनिटी के ऊपर काम करती है। हम लोग यूनिटी के ऊपर गेम्स बनाते हैं। बट अनरियल इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रेंडी है। उसके अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट भी ट्राई कर रही है कि वो अच्छे डेवलपर्स को हायर करें या अच्छे डेवलपर प्रोड्यूस करें, ताकि वो इंडस्ट्री में कल को हम अपने स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो अनरियल इंजन 5 उसके ऊपर है। बकाया कुछ डेवलपर्स हैं जो HTML5 पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट
जोनरास को कैप्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए उन लोगों की मेहनत चल रही है उन चीज़ों में। अच्छा, दूसरा देखने में ये आया कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर गेमिंग डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो क्लाइंट के लिए तो गेम्स बनाते हैं, अपने लिए कोई गेम डेवलप नहीं करते। ये कोई ख़ास माइंडसेट है कि सर्विस ओरिएंटेड ही रहना है, या क्या, क्यों आपने भी की हैं कोई गेम्स वगैरह डेवलप अपनी कंपनी के स्पेसिफिक, या सिर्फ क्लाइंट्स के लिए काम ही करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको इसका बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी गेम प्रोड्यूस नहीं करते। हमारी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी गेम्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वो बड़े मैसिव स्केल के ऊपर कर रही हैं। बट वो हो सकता है कि अपने नाम के ऊपर ना कर रही हो, क्योंकि गूगल की पॉलिसी चेंज होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उस मामलात के अंदर। तो वो लोग डिफरेंट अकाउंट्स नेम से अपने अकाउंट्स बनाते हैं। पाकिस्तान से नहीं पब्लिश कर रहे उसे? नहीं, पब्लिश भी पाकिस्तान से ही करते हैं। अच्छा। लेकिन वो ये होता है कि कंपनी का अपना नाम नहीं होता। जैसे मॉब स्टूडियोज है ना, अब मैं मॉब स्टूडियोज के नाम के अकाउंट तो एक ही बनेगा ना, लेकिन हो सकता है मैं किसी दूसरे जॉनरा को ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं डिफरेंट नाम जो है ना वो अकाउंट्स बना के मैं उसके ऊपर ट्रायल एंड एरर करता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना चीज़ें चल रही हैं। बकाया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना सर्विसेज की, एक कंपनी जो स्टार्ट कर रही है, लेट्स से आप कहते हैं कि मैंने गेमिंग के अंदर आना और आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है और आपके पास बकाया कुछ नहीं है, तो आप स्टार्ट सर्विसेज से ही लेंगे, फिर आप उसे कन्वर्ट करेंगे हाइब्रिड बिजनेस मॉडल के अंदर। आप कुछ टाइम तक सर्विसेज, क्योंकि ब्रेड एंड बटर तो इम्पोर्टेंट है, जब आप वो क्रिएट कर लेंगे उसके बाद जो है ना आप स्टार्ट करेंगे अपना प्रोडक्शन की तरफ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। आप एक मार्केट रिसर्च करेंगे, देन आप एक आइडिया के साथ आएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना प्ले करेंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट काम। अच्छा मुदस्सिर, एक तो चले आपने बताया कि हम सर्विसेज ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अर्निंग कर सकते हैं। जब आप अपनी कोई गेम बनाते हैं और उसको आप प्ले स्टोर पे या कहीं भी आप पब्लिश करते हैं, तो वो गेम कैसे अर्न करती है? वो गेम दो तरीकों से अर्न करती है, इन ऐप परचेजेस और एड्स, गूगल एड्स या गूगल एड, यूनिटी एड। डिफरेंट वेंडर्स हैं जो डिफरेंट तरह का एड आपको रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो मेजर मीन्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो पैसे बनाते हैं। तो इन ऐप परचेजेस से क्या मुराद है कि आपने कोई प्रीमियम लेना है, कोई कॉइन्स खरीदने हैं? यस, इट्स लाइक कि आपने कॉइन्स खरीदने हैं, आप चाहते हो कि आपकी गेम आप खेल रहे हो और आपको एड्स नहीं देखने, तो आप उसके लिए पे कर देते हो। आपको कोई स्पेशल स्किन्स हैं, आपने वो अगर बाय करनी है तो आप उससे खरीद सकते हो, कॉइन्स खरीद सकते हो, जैम्स खरीद सकते हो। तो डिफरेंट चीजें जो आप उससे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये डाउनलोड्स की बेस पे भी आपको कुछ रेवेन्यू? डाउनलोड्स की ऑब्वियसली, क्योंकि जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे एड्स होंगे, लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूज़र रिटेंशन। अगर आप एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो जितनी देर तक यूज़र रिटेन रहेगा वो उतनी ज़्यादा ऐड देखेगा, जितना ज़्यादा वो ऐड देखेगा तो ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इसके अलावा जो बरक्स जो आपका एपीआई है, यानी जो इन ऐप परचेजेस है, उसके थ्रू जो है ना वो आपके डाउनलोड्स कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदने वाले होते हैं, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अच्छा, जब भी आप कोई गेम बनाते हैं, खास तौर पे अपनी गेम, तो उसके लिए आप जो रीजन सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को दिमाग में सोच के बनाते हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं यार ये गेम में ग्लोबल उसके लिए बना रहा हूँ कि हर बंदा डाउनलोड करे और हर बंदा खेले? इसके अंदर दो जवाब है। एक जवाब ये है कि कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हमने ट्रेंड को पकड़ना है, गेम बनानी है, हम इन्वेस्ट करेंगे और हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जो प्रोडक्ट बनाते हैं लॉन्गर रन के लिए, किसी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करके। लेट्स से हमने मिडिल ईस्ट को टारगेट करना है, अब वहाँ पे फॉर्मूला 1 का काफ़ी कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे लोग उस तरीके की गेम्स बनाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस तरीके का डिसीजन या किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहती है। तो वो जैसा वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसी के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान में कोई आपके पास कोई डेटा, कोई फिगर है कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो गेमिंग खेलते हैं, खासतौर पे मोबाइल गेम्स, कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इसको? हमारे पास कितने डाउनलोड्स होते हैं नॉर्मली? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है यहाँ पे जो गेम्स खेलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादातर पसंद करती है अपने ट्रेडिशनल गेम्स, या हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस होती है ना वो बच्चे होते हैं। अच्छा, 15 साल से नीचे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को गेम्स का शौक होता है। वो बेचारे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से थक के आते हैं, तो वो कहते हैं कि पापा जी मामा जी तो आधा घंटा गेम खेल लेते हैं। सही है। तो वो ज्यादातर ऑडियंस तो वो भी मेरा ख्याल है कम हो गया, टिकटॉक देखने दे जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो देखना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इसी हिसाब से कंपनी ने भी स्ट्रैटेजी चेंज कर लिया। वो लोग अब एड्स टिकटॉक पे चलाते हैं ताकि बच्चे वहाँ से डाइवर्ट हों। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो लोग खेलते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ऑडियंस है ना, इसे टारगेट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एड रेवेन्यू कम कम बनता होता है। अच्छा, ये सबसे एक ज्यादा एड रेवेन्यू कहाँ, यूएस वगैरह से, उधर से यूएस आपको ज्यादा एड रेवेन्यू आता है? यूरोप इज द किंग, वो डेफिनेटली आप काफी फिर ज्यादा। गेम्स जो है वो डिज़ाइन ही इसी उस हिसाब से करते होंगे कि यूएस के जो वहाँ के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, गेमिंग्स में भी ना काफ़ी किस्म की, जैसे आपने जॉनरे की बात की, तो उसमें कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है? यानी कोई स्ट्रेटजी गेम होती है, आर्केड होती है, या कौन सी गेम्स आपको लगता है कि यार इसका स्कोप सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली? सोलो, ये जो चीज़ है ना डिपेंड करती है यूजर के ऊपर। ओके। देन इसके अंदर एक चीज़ होती है मार्केट रिसर्च, डाटा ओरिएंटेड गेम डिज़ाइन हमें करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऑडियंस किस इलाके की क्या चीज़ देखती है। लेट्स से अगर हम इंडिया पाकिस्तान को निकाल दें, सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर अगर मैं पोकर, तीन पत्ती, साथ में तंबोला, ऐसी गेम्स अच्छा। लॉन्च करूं, कार्ड्स वाली? यस, जिसमें आपकी बैटिंग है, तो आई थिंक सो वो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोगों को शूटिंग गेम्स खिला दी जाए ना, तो हम लोग बहुत खुशी खुशी उसे खेलेंगे, क्योंकि एक तो हमारा हमारा जो हमारी पेट्रियोटिज्म है वो हमें काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे इनकरेज करता है। बकाया यहाँ पे एक अच्छी खासी ऑडियंस है जो लूडो, ट्रेडिशनल गेम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये गेमिंग के हवाले से जब भी बात होती है तो दिमाग में आता है कि यार इसके लिए बहुत हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि एक गेम को उसके ग्राफिक्स बनाने में, उसकी विजुअलाइजेशन करने में, फिर उसको रेंडर करने में, फिर उसको पब्लिश करने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गाइड करें। अगर कोई भी बंदा गेमिंग की फील्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, या यूनिटी सीखना चाहता है, या अनरियल सीखना चाहता है, तो उसको किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? सर, सबसे पहले ये कि चीज़ें अगर आप कंपनी के लेवल पे लेके जाएंगे ना, तब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने सीखना है ना, तो सर यूट्यूब से अच्छा उस्ताद आपका कोई नहीं है, वो आपको सिखा देगा। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी कोई और डिग्री उसकी नहीं है। प्रैक्टिस एक नॉर्मल लैपटॉप पे कर सकते हैं कर easily? सकते हैं आप आराम से, एक नॉर्मल लैपटॉप जितना आप जैसे i5 जनरेशन के नॉर्मल लैपटॉप चल रहे हैं 16 GB रैम के साथ, तो आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें चलेंगी आपकी एज अ गेम डेवलपर अगर आप इसे देखें। लेकिन अगर आपने डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको थोड़ी सी बिट बेहतर डिवाइस अच्छा, इसकी दो डोमेन्स होती हैं गेम की, इसका मतलब एक डिजाइनिंग पार्ट होता है और एक इसका डेवलपमेंट पार्ट होता है। डिजाइनिंग पार्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर हम लोग जो गेम के इन्वायरमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, गेम की स्टोरी जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। देन डिज़ाइनिंग के अंदर एक 2D साइड होती है जिसके अंदर हम उसका UI UX तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि हमारी डिजाइनिंग के लिए टूल कौन कौन से यूज होते हैं? अब ब्लेंडर यूज़ करते हैं हम, फोटोशॉप यूज़ करते हैं, फिग्मा यूज़ करते हैं। डिफरेंट आर्टिस्ट, जो भी डिजाइनिंग रेलेवेंट। रिकमेंडेशन है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग माया यूज करते हैं, कुछ लोग मैक्स यूज करते हैं, कुछ लोग ब्लेंडर पे बहुत अच्छा सा काम कर लेते हैं। सेम गोज विद 2D, कुछ लोग अडोब पे काम बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम इलस्ट्रेटर पे करेंगे, तो लाइक वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है। और डेवलपमेंट साइड के लिए कौन से टूल्स सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं? सबसे ज़्यादा लोग यूनिटी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर उन्होंने कोड करना है तो उसके लिए वो विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हैं। कुछ लोग ब्रेन को यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स हैं, जिसे हर बंदा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यूज़ करता है। अच्छा, बहुत तमाम लोग जो गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नॉर्मल इंसान को जिसका थोड़ा बहुत टेक बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उसको कितना टाइम लगता है? और दूसरा ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में गेमिंग रेलेवेंट जो सर्विसेज इंडस्ट्री है उसका कितना स्कोप है? ठीक है सर, सबसे पहले जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ना, अगर तो वो डेडिकेशन के साथ काम करें ना, तो 1 साल उनके लिए बहुत है, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छा मार्केट को। सोलो ये कि बैठ के काम करना है, काम सीखना है, मुझे अभी पैसा नहीं है मेरे ज़हन में, मैंने काम सीखना, 1 साल बहुत है। लेकिन ये मैं काफ़ी बड़ा नंबर बता रहा हूँ। अगर वो चाहें 6 महीने भी हो वो सकते उनकी अपनी है, जिस बंदे का जितना इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं सर इस फील्ड में इंटरेस्ट के साथ आया हूँ, मैं इस फील्ड में ऐसे नहीं आया कि जी मुझे कोई पकड़ के लेके आया कि जी आप ये काम करो, नहीं, अपने इंटरेस्ट से आया हूँ। तो सर जब इंटरेस्ट होता है ना तो आप सीख लेते हो, जल्दी सीख लेते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझे मेरे तायाबू ने कहा है, मेरे चाचू ने कहा है, तो फिर वो सर वो आप उसे 10 साल में भी दे आप दोगे। डिफाइन कर लें कि आपको ग्राफिक साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिज़ाइन साइड आप ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपने डेवलपमेंट साइड पे करना है, या स्टोरी बोर्ड अच्छा बना सकते हैं किसी
करेक्टर को आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। करेक्टर डिज़ाइनिंग इसमें एक अलग आ जाती है, जैसे आपने इन्वायरमेंट का कहा, बैकग्राउंड का कहा, फिर म्यूज़िक इसका एक होता है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स, एक गेम बनाने के पीछे बहुत सारे जो लोग हैं वो रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए होते हैं। म्यूज़िक का अलग चाहिए होता है, बैकग्राउंड का अलग चाहिए होता है, करेक्टर का अलग चाहिए होता है, एनिमेशन का अलग चाहिए होता है। तो एक साल आपके ख्याल से अगर डेडिकेटेडली बंदा काम करे तो वो सीख सकता है लेकिन गेम ये बनाना। सारी चीजें नहीं सीख सकता। ये सारी तो मुझे obvious- भी लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस विद वन हो, हाँ। इट विल बी बेटर। ठीक है। और दूसरा मुझे बताएं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है इसका? सर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो सर्विसेज बेस्ड के ऊपर 500 प्लस 1000 प्लस एम्प्लॉयज लेके बैठी अच्छा हुई हैं। अच्छा, लोगों सिर्फ के- गेमिंग के डोमेन में? यस, लोगों के पास है काम, बाहर इंटरनेशनली काम बहुत ज्यादा है। सर ये फील्ड बहुत पोटेंशियल रखती है अपने अंदर, लेकिन वो है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर थोड़ा सा ठीक हो जाए ना, तो हम लोग काफी ज्यादा पोटेंशियल आउट कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये इजी मनी है। इजी मनी इस तरीके से है कि हम लोगों ने सिर्फ उसे मार्केट रिसर्च अच्छा करना, फिर प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना हमने। और अगर तो वहाँ पे लोगों को वो चीज़ समझ आ गई, बच्चों को वो चीज़ पसंद आ गई, या आप कोई ऐसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो जो उस रीजन से स्पेसिफिक है, तो आप पोटेंशियल निकाल लोगे वहाँ से। लोग पसंद अच्छा, करेंगे। अक्सर पाकिस्तानी कंपनी के बारे में ये भी कहा जाता है जो गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में काम करती हैं कि ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाते, ये रेप्लिकास बनाते हैं। ये किस हद तक हकीकत है? सर ये बात हकीकत है, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि हम इंडस्ट्री रेप्लिका बनाती है, बट द थिंग इज के वो बनाती क्यों है? बिकता है तो बनाती है, दैट इज द नंबर वन पॉइंट। दूसरी चीज ये कि सर जब कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आया जाता है ना, तो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती। इंडस्ट्री लाइक जो आम मार्केट है वो एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है। और पाकिस्तान की जैसी हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है ना एट दिस मोमेंट, हम लोग छोटे स्केल पर ट्रायल एंड एरर करते हैं चीजों को लेके, बट बड़े स्केल के ऊपर जब हम चीजों को लेके जाएंगे तो इट विल रिक्वायर बिग फोर्स, अच्छे डेवलपर्स, अच्छे आर्टिस्ट, जो कि रिसोर्स स्पेस भी मैनेज हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड फंडिंग टू डू ऑल ऑफ दैट थिंग। यस, ठीक है। फाइनेंसिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसकी तरफ ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ आइडियाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि हम वो उस लेवल की गेम्स नहीं बना सकते, लेकिन द प्रॉब्लम है कि हमारे पास शायद उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं है और उस लेवल की फंडिंग नहीं है। तो मेजॉरिटी हम ये करते हैं कि लूडो लॉन्च हुई है तो उसका एक रेप्लिका हमने भी बना के जो है वो डाल दिया। अच्छा, गूगल की इसके बारे में कोई पेनल्टी या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लूडो बनाई है और मैं भी लूडो बना के डाल रहा हूँ और थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर दिया, लोगो चेंज कर दिया, तो गूगल इसके हवाले से बड़ा लीनियंट है? नहीं सर, गूगल आज से कुछ अर्सा पहले, काफी ज्यादा 2018 से पहले बड़ा लीनियंट था इस चीज पे लेके कि जी आप जो मर्जी करो, एंजॉय करो। वो प्ले स्टोर जो है ना, वो तो जैसा दिल करता है एक ही गेम को 50 दफा अपलोड कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत माइन्यूट चेंजेस करके। 2018 के अंदर ना मार्केट में क्रैश आया था गेमिंग इंडस्ट्री में। यस, अच्छा। और सर बहुत सारी बड़े नाम जो है ना वो उस टाइम बंद हो गए थे सिर्फ इसी वजह से। क्यों? लेकिन अब गूगल की इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, चीज़ें होती हैं, और डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। अब वो चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई, उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि उन्हें भी पता है एट द एंड ऑफ द डे हमारी मार्केट के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों का अब काफ़ी तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उनके चल रहे हैं, उनके मीटअप्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल जस्ट टू गेट एन आइडिया, अगर हम पाकिस्तान में, पहले बात तो ये बना सकते हैं कि नहीं, पबजी लेवल की गेम हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर बनाई जाए तो उसका क्या कॉस्ट एनालिसिस अगर हम निकालें कि कितने करोड़ों में बन जाएगी या क्या होगा? क्योंकि सुनने में आता है कि उसके लिए तो सर्वर ही इतने हैवी, इतनी मशीन्स चाहिए कि आप रियल टाइम जो है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो, आप चैट भी कर रहे हो, आप वॉइस के जरिए भी कम्युनिकेट कर रहे हो, प्लस गेम भी खेल रहे हो। सर सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि हम लोगों को उस वैसा आइडिया बनाना है। हम लोग ट्राई करते हैं, वैसा आइडिया बन भी जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर उसके बाद की जो उसे मेंटेन करना ना वो डिफिकल्टी है। आइडिया सोचना सर मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं ना सर मुझे आइडिया दें कोई गेम बनाने का, तो आप मुझे 101 आइडियाज दे दें, मुदस्सिर भाई ऐसे गेम बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, गेम बन जाएगी। लेकिन हमने देखना उसकी एक्सेप्टेंस क्या, फिर उसके बाद ये देखना है कि हम लोग कितना बेयर कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी गेम्स बनाई हैं, ये नहीं कि हमारे अच्छे टाइटल्स नहीं हैं, हम लोगों ने भी मोबाइल गेम के अंदर आते हुए बड़ी अच्छी गेम्स प्रोड्यूस की हैं, बट उनके साथ कंपेयर करना जिन लोगों के पास
बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत है बड़ा, बहुत ठीक है। है, हाँ। उनके पास फंडिंग बहुत अच्छी है और बकाया सारी चीजें। मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सा और अपने ऊपर गौर करना है। अच्छा, बाहर के ममालिक में तो अक्सर ये होता है कि गेम्स के अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई गेम का आइडिया लेके गए हैं किसी इन्वेस्टर के पास, या कोई पास्ट में ऐसा कोई केस स्टडी है जहाँ पे हम देखें कि यार फलानी कंपनी की ये गेम थी, उसमें फलाने ने इन्वेस्ट किया, ऐसी Yes. कोई हैं चीज़ें? यहाँ पे क्या होता है कि गेम्स में इन्वेस्ट नहीं करते, जिन्हें अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं ना समटाइम, वो लोग अपने अकाउंट्स बेच देते हैं, अपनी गेम्स बेच देते हैं। अच्छा, गेम्स ही सेल कर देते यस, हैं। वो अपने अकाउंट्स और गेम्स बेच देते हैं। दैट इज द वन वे। अदर वे इन्वेस्टमेंट्स भी मिलती होंगी, बट मैंने अभी तक उस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, बट फॉर श्योर ऐसा कुछ होगा जरूर। क्योंकि बाहर के ममालिक में तो अक्सर ये होता है, जैसे लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर आप कोई गेम का आइडिया लेके जाएं, जैसे मूवी का कोई आइडिया लेके कोई राइटर जाता है तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर उसमें इन्वेस्ट करता है, उसी तरह ही गेम्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, दूसरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि गेम जिस तक हम एक बना के प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो जो परसेंटेज होती है रेवेन्यू की, वो इन ऐप परचेजेस की कितनी होती है और एड से कितनी होती है? एड्स के ऊपर तो आपका जो सीपीएम रेट होता है ना, उसी की बेसिस के ऊपर जो है ना। नहीं मतलब अगर हम 100 में से कैलकुलेट करें तो एड से में 80% रेवेन्यू आता है, इन ऐप से इन 20%। एप्स ज्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल होते हैं एड्स से ज्यादा, क्योंकि एड्स के ऊपर होता है कि आप जब एड्स शो करते हो तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके बाद आपकी स्पेसिफिक अमाउंट कैलकुलेट होती है। इन एप्स का ये होता है कि जब आपने कॉइन्स खरीदे तो वो पैसे जो है ना, उसमें जो गूगल अपना कट रखता है, वो अपना कट रख के तो बकाया पैसे जो डेवलपर्स होता है उन्हें दे देता है। तो इन एप्स जो है वो इजी मनी होती हैं, पार्ट ऑफ के आप एड प्लेस करो। एड प्लेस का ये होता है कि वो लॉन्गर रन के लिए आपके साथ जो है ना वो बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अब बहुत सारी गेम्स के लिए ना समटाइम्स इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है जी, और आपकी अगर यूज़र बेस पाकिस्तान में है तो वो इंटरनेट की वजह से भी मेरा ख्याल है आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि इंटरनेट पे वो हैवी होती है या नहीं चल रही होती, तो बहुत सारे लोग शायद उस वजह से भी अनइंस्टॉल कर देते होंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट की अनस्टेबिलिटी की वजह से आप लोगों को होता है कोई नुकसान वगैरह? हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारी गेम्स ऑफलाइन मोड पे हों। पाकिस्तान की मार्केट में लोग बना रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, क्योंकि मैंने अपने अभी तक जितने अपने क्लाइंट्स के लिए काम किया, मैंने यही कोशिश किया कि मैं ऑनलाइन गेम्स करूं। जो मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसमें भी यही देख रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन गेम्स की तरफ जाऊँ। उसमें यह है कि सर इंटरनेट की अगर अगर तो आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है ना, तो फिर तो यहाँ पे वो एंड यूजर को मसला आएगा। लेकिन ये मसला अगर उसे मेरी गेम के साथ आएगा ना इंटरनेट का, तो उसे पबजी के साथ भी आएगा। सही है, तो उसे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा यार ये इंटरनेट का मसला, ये ऐप का मसला नहीं है। पबजी तो खेल रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पबजी या कोड है वो लोग खेल रहे हैं, उनका उन्हें पता है, वो ऑलरेडी सोच के बैठे हैं कि यार ठीक है ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ऐप का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा बॉदर होते हैं ना, वो ये है कि जब आपकी एक ऑफलाइन ऐप है, आप उसके अंदर एड्स इंप्लीमेंट करते हो जो ऑनलाइन गेट होते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट ऑफ किया, क्योंकि पाकिस्तानी है हम लोगों को हर चीज का हाल पता है, हम लोग ऑफ करते हैं और देन उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए कि यार ये तो अब गेम मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब वो गेम मुझे खेलने नहीं दे रहे, जब तक मेरा इंटरनेट नहीं कनेक्ट होगा तब तक वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोग जिन्होंने गेम खेलनी है ना वो फिर भी तो वो खेलते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं खेलनी उन्होंने वो अनइंस्टॉल कर दिया। ये तो एडिक्शन है, ऑब्वियसली लोग खेलते ही हैं। अच्छा, ये जो रिव्यूज़ होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कोई भी गेम के डाउनलोड पे चले जाएं आप पेज पे, तो नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें फेक कितने होते हैं? सर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गूगल देखता है। ओके, आपकी जो एप्स हैं उनकी रैंकिंग बेस्ड करती हैं आपके अनइंस्टॉल रेट के ऊपर और आपके रिव्यूज के ऊपर। अगर तो आपके रिव्यूज अच्छे नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल आपके ऐप को डाउनग्रेड करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज ये कि अगर सर जी आपकी ऐप के अनइंस्टॉल रेट्स ज्यादा है तो उसमें सर आपको दो मसले होंगे। अगर तो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, लेट्स से आपने एड रन किया हुआ है, तो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर होता है ना, वो आपकी गेम खेल रहा है एक आधी दफा, उसमें अगर आपने अपना जो कॉस्ट है वही कवर नहीं ना की, तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है ना वो ये आता है। ठीक है, तो ये जो सी चीज है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो लोगों को गूगल को हेल्प आउट करती है। हाँ जी, ठीक है, कि इस ऐप का क्या करना है मैंने। ठीक है। अच्छा, आप कोई ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की कोई टेक्निक्स यूज़ करते हैं? उसमें कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखते हैं आपने? क्योंकि देखिए हर रोज़ के हिसाब से बेतहाशा गेम्स और बेतहाशा ऐप्स पब्लिश हो रही होती हैं,
तो मैं कैसे अपनी गेम को या अपनी ऐप को प्रोमिनेंट पोजीशन पे लेके जाऊं, तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के जिनको मुझे कंसिडर करना चाहिए? सर आपकी पहली चीज़ तो ये कि आपकी मार्केट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके जो कीवर्ड और जहाँ पे आप टारगेट करना चाह रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी गेम के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो गूगल एड्स के थ्रू। ये एक पैरामीटर है जिसे वो गूगल देखता है कि भाईजान कहाँ पे क्या कैसे कौन बंदा अपने प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्शियस है, वो कितना इस पे इन्वेस्ट कर रहा है या वो कितना इसे अपडेट कर रहा है। ये दो फीचर्स। अभी मैं रिसेंट टाइम्स में ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हफ्ते में 2-2 दफा अपडेट हो रहे हैं। अच्छा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हफ्ते में 3-3 दफा अपडेट हो रहे हैं और वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन वो अपडेट्स निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा या कुछ बेहतर कर रहे हैं या कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी वजह से उन लोगों की जो है ना वो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं एप्स और गेम्स के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक इशू होता है। लोग पाकिस्तानी पब्लिशर्स की गेम्स भी डाउनलोड नहीं करते इस रीज़न की वजह से भी कि यार हमें प्राइवेसी कंसर्न है, हमारी गैलरी का एक्सेस ले लेंगे, हमारे कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस ले लेंगे। इस चीज़ में कितनी सदाकत है? और ये गेम्स वगैरह नॉर्मली गैलरी और कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस लेती हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग नॉर्मली इस चीज़ का नहीं लेते अनटिल अनलेस कि ये रिक्वायर हो। मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपको गेम चाहिए, आपने एक गेम बनाई है जिसके अंदर आपने पिक्चर जो है ना वो अपलोड करनी है। ओके। पिक्चर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करनी है। उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं अपने फ़ोन के अंदर से पिक्चर जो है ना वो अपडेट करूँ। वो ये होगा कि आप अपनी परमिशन से वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गेम में ये चीज़ें नहीं होती। हम लोगों ने उसमें अवतार यूज़ करते हैं या फिर हो सकता है हम गूगल या आपके जो सा फेसबुक है वहाँ से वो सारी सिंक्रोनाइजेशन ले लेते हैं। दूसरी चीज़ ये सर कॉन्टेक्ट्स और गैलरी ये दोनों चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस नहीं होती। ओके। ऐप गेम्स के अंदर नहीं होती, ऐप्स के अंदर फॉर श्योर ये चीज़ें एक्सेस होती हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ जो लोगों का कंसर्न होता है ना कि मेरा डेटा या मेरी वॉइस या बकाया सारी चीज़ें, सर उसका ये होता है कि जब आप मल्टीप्लेयर गेम्स करते हो तो आपको उसके लिए वॉइस चैनल चाहिए होता है। तो वो आप उसके लिए पहले परमिशन देते हैं कि आप ये स्पेसिफिक परमिशन हमें चाहिए एक्सेस करने के लिए ताकि हम आपकी वॉइस कम्युनिकेट कर सकें। तो वो उन्हें पहले प्रॉम्प्ट शो करते हैं, जब वो अलाउ करते हैं देन हम उसे जो है ना यूटिलाइज करते हैं। अदर देन दैट जब उन्होंने वो चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी तो अपनी सेटिंग्स में जाकर उस ऑप्शन बहुत सारी ऐप्स का तो ये होता है कि उन्होंने कैमरे का एक्सेस भी लिया होता है जबकि नेसेसरी नहीं होता, कॉन्टैक्ट से भी लिया होता है जबकि नेसेसरी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है मेक श्योर किया करें जब भी आप कोई ऐप या गेम डाउनलोड करें कि उन्होंने आपकी कौन कौन सी जो कीबोर्ड मोबाइल के कंपोनेंट्स उनका एक्सेस लिया हुआ है। अच्छा मुदस्सिर, आखिर में मुझे सिर्फ बताएंगे कोई भी बंदा इस डोमेन का, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है तो क्या रोड मैप होगा, कहाँ से स्टार्ट करे, और कोई मैसेज देना चाहेंगे कोई अब जो भी लोग आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं? सर अगर तो इस इंडस्ट्री के अंदर आना ना तो इस इंडस्ट्री के अंदर पैशन के साथ आए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सारों से रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पैशन के साथ आए। क्यों? क्योंकि सर हर बंदे का ना एक पास्ट है, एक बचपन है जिसमें उसने गेम्स खेली हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा यहाँ पे जिसने कभी गेम्स ना खेली हो। बहुत ही रेयर होगा कोई पत्थरों के नीचे रहता होगा जिसने गेम्स नहीं खेली होंगी। ठीक है, बगैर लोगों ने गेम्स खेली होंगी। तो एक पैशन के साथ है कि यार हम कुछ मजेदार बनाते हैं जिससे हम भी इंजॉय कर सकें, दूसरा बंदा भी इंजॉय कर सके। जब आप वैल्यू ऐड करना शुरू कर दोगे ना मार्केट प्लेस में, आपका जो पैसा है ना वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वो आपको उसकी टेंशन लेनी बहुत खूबसूरत खत्म हो जाएगी। तो आपने सर जी उसके ऊपर ध्यान देना। दूसरी चीज ये सर ये मेरी रिसर्च है, हो सकता है अगले 10 सालों तक लोगों को ये चीज समझ आ जाए। अगले 10 सालों के अंदर सर ऑर्गेनिक इज द किंग। अच्छा, what do you mean by organic? ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर। ओके, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ओके सर वो किंग होगी। क्योंकि सर अगर हमने रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि सर मेरा एप्स तो हम नहीं बनाते हैं, वेबसाइट्स नहीं बनाते, लेकिन वैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो वो लोग बताते हैं कि गूगल क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। तो हम लोगों को उन्हें भी एनालाइज करके आगे अपनी प्रोजेक्शन करनी है कि यार क्या चीजें हैं। अगर वो चीज वेबसाइट में जब अगर वो कुकी कैंसिल कर रहा है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, वो उसके इफेक्ट्स यहाँ पे भी आएंगे चाहे 10 साल बाद है। तो अगर वो चीज 10 साल बाद आनी है तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि लाइक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हम उन डिपेंडेंसी से निकलें।
और उसके बाद सर जी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे हम लोग, टाइम लगेगा। अच्छा, ये एक तो गूगल का प्ले स्टोर है ना जहाँ पे आप गेम्स पब्लिश करते हैं, इसके अलावा भी कोई इंटरनेशनल iOS, iOS है, इसके अलावा हवावे है, डिफरेंट वेंडर्स हैं जो हवावे की यूजर बेस अच्छी है वहाँ पे। हवावे की यूजर बेस मेरे ख्याल में स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर ज्यादा है, अच्छा, क्योंकि उन्होंने गूगल के साथ टाई अप नहीं किया था जब उन्हें उनके जो भी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तो कुछ अर्से पहले सैमसंग का भी आया था प्ले स्टोर बनाने का अपना, मेरा ख्याल है, आई थिंक लोग ट्रायल एंड एरर तो करेंगे, लेकिन जो एंड्रॉइड है उससे आप अभी नहीं बीट कर सकते। हो सकता है कुछ अरसे बाद 15 साल में। नहीं, 10-15 साल बहुत कम है सर, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, लेकिन आपको नहीं पता सर। जैसे भी एआई के अंदर देखें, ओपन एआई ने क्या धूम मचाई है, देन उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद गूगल भी आ गया बीच में, माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया बीच में, सारों ने कोशिश की, लेकिन सर उसे बीट नहीं कर सके। तो वो एक सर वो फर्स्ट मोवर एडवांटेज भी है और फिर वो भी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और गेमिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की, एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा, कुछ जानने का मौका मिला होगा। मुदस्सिर के साथ कनेक्ट हों, अगर आप गेमिंग के हवाले से कुछ भी सीखना चाहते हैं, इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू ऑल इंशाल्लाह।